द डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास सोर्सेज का जो स्टैक है वो फिनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया की कुछ सबसे पुरानी और सबसे गहरी मान्यताओं को चुनौती देने वाला है। बिल्कुल, और मेरा मानना है कि ये जो डिस्कशन है ये बहुत ज़रूरी भी है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम टोबायस कार्लाइल की बहुत ही चर्चित किताब डीप वैल्यू और इसके साथ ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल मार्केट डेटा को डिकोड करने वाले हैं। और साथ ही बिहेवियरल फाइनेंस की रिसर्च पर भी हम बात करेंगे। सही कहा। अक्सर यही सिखाया जाता है कि हमेशा अच्छी और ग्रोइंग कंपनियों में ही पैसा लगाना चाहिए, लेकिन आज का हमारा फोकस ये समझना है कि कैसे बाजार के सबसे खस्ता हाल, संकटग्रस्त और जिन्हें हम लूजिंग स्टॉक्स कहते हैं, वे असल में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। जो कि पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगता है। ये एकदम काउंटर इंट्यूटिव है। मतलब खराब और डूबती हुई कंपनियां आखिर मार्केट को बीट कैसे कर सकती हैं? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सफलता का असली रहस्य विनर्स को खोजना नहीं है। तो फिर क्या है? रहस्य है मिस प्राइसिंग को खोजना। आज की हमारी इस चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि इन्वेस्टिंग के उस रूप को कैसे पहचाना जाए जहां सबसे बड़ा प्रॉफिट अक्सर सबसे बदसूरत, डरी हुई और इग्नोर की गई कंपनियों में छिपा होता है। मतलब जब कंपनी मुश्किल में हो। एग्जैक्टली। जब कोई कंपनी किसी भारी क्राइसिस से गुजर रही होती है तो उसका शेयर प्राइस अक्सर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कंपनी के अच्छे होने पर नहीं बल्कि इस प्राइस गैप पर दाव लगाता है। और इस प्राइस गैप को सबसे बेहतरीन तरीके से बेंजामिन ग्राहम ने समझा था। जब हम डीप वैल्यू की बात करते हैं तो ग्राहम का नाम तो सबसे पहले आता है, राइट? बिल्कुल, ग्राहम तो उसके पायनियर हैं। हाँ, तो 1970 के दशक का वो दौर, विशेष रूप से 1974 का मार्केट क्रैश, जब मार्केट करीब 45% तक गिर गया था, तब ग्राहम की स्ट्रैटेजी ने सच में कमाल किया था। वो दौर ही ऐसा था जहां हर तरफ पैनिक था। और उसी पैनिक में ग्राहम कंपनियों को उनके एनसीएवी यानी नेट करंट एसेट वैल्यू पर भारी डिस्काउंट के आधार पर चुनते थे। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, लेकिन अगर आसान भाषा में कहें तो वो कंपनी के टोटल करंट एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज को घटा देते थे। हाँ, और जो बचता था उसे देखते थे। बिल्कुल। अगर शेयर का प्राइस उस बची हुई वैल्यू से भी कम है तो इसका मतलब है कि कोई भी उस कंपनी को उसकी लिक्विडेशन वैल्यू से भी सस्ते में खरीद रहा है। जैसे कोई टूटा फूटा घर एकदम कौड़ियों के भाव खरीदकर उसकी मरम्मत करना। बहुत सही उदाहरण दिया। और ग्राहम की इस अप्रोच के काम करने के पीछे एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स है जिसे मीन रिवर्जन कहते हैं। मीन रिवर्जन, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कैपिटल मार्केट्स में प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा एक साइकिल में चलती है। जब कोई कंपनी बहुत हाई मार्जिन पर काम कर रही होती है और बहुत शानदार रिटर्न दे रही होती है तो वो इंडस्ट्री में बाकी लोगों को अट्रैक्ट करती है ना? एग्जैक्टली। नई कैपिटल उस सेक्टर में आती है, सप्लाई बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है और अल्टीमेटली उस अच्छी कंपनी का जो भारी भरकम प्रॉफिट मार्जिन था वो गिरकर एवरेज यानी मीन पर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं वो हमेशा वैसा नहीं कर पाएंगी। सही बात है। और इसका एकदम उल्टा उन कंपनियों के साथ होता है जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो लूजिंग स्टॉक्स है। हाँ, जब कोई सेक्टर लगातार घाटे में होता है तो कंपनियां उस बिजनेस से बाहर निकलने लगती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर रुक जाता है, सप्लाई एकदम कम हो जाती है और फिर कंपटीशन कम हो जाता है। बिल्कुल। और फिर जो चंद कंपनियां सर्वाइव कर जाती हैं उनके लिए अचानक से मार्केट के हालात सुधरने लगते हैं और उनके प्रॉफिट्स वापस ऊपर की तरफ मीन रिवर्ट करते हैं। मतलब वो भी एवरेज की तरफ वापस जाते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर। एग्जैक्टली। और यही वो पॉइंट है जहां लूजिंग स्टॉक्स सबसे बड़ा रिटर्न देते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर मीन रिवर्जन इतना ही पावरफुल है तो वॉरेन बफे और चार्ली मंगर ने अपनी स्ट्रैटेजी क्यों बदली? ये एक बहुत ही क्लासिक डिबेट है। मतलब ग्राहम के स्टूडेंट होने के बावजूद बफे ने चार्ली मुंगर के इन्फ्लुएंस में आकर 1972 में सीज कैंडीज को खरीदा था। $25 मिलियन की वो डील थी। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये कोई सस्ती या क्राइसिस वाली कंपनी नहीं थी। वो एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस था। हाँ, वो एक हाई क्वालिटी वंडरफुल बिजनेस था। इस कंपनी की खासियत ये थी कि इसे ग्रो करने के लिए बहुत कम कैपिटल चाहिए थी। 1972 से 2007 के बीच सीज कैंडीज की अर्निंग्स 16 गुना बढ़ गईं, जबकि उसमें जो इंक्रीमेंटल कैपिटल लगा वो सिर्फ 5 गुना था, जो कि एक अभूतपूर्व सफलता थी। तो क्या ये मीन रिवर्जन को गलत साबित नहीं करता कि अच्छी कंपनियां अच्छी ही रहती हैं? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। सीज कैंडीज जैसी कंपनियां एक्सेप्शंस हैं।
इनके पास एक ऐसा ब्रांड या जिसे हम फाइनेंस में मोज कहते हैं वो होता है जो उन्हें सालों तक मीन रिवर्जन से बचाता है। मतलब वो उस साइकिल से बाहर निकल जाती हैं। हाँ, बफे ने इसी क्वालिटी को पहचाना था। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, टोबायस कार्लसले का जो डेटा है वो कुछ और ही कहानी बयां करता है। वो क्या है? जब हम लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो पाते हैं कि मार्केट में हर कंपनी सीज कैंडीज नहीं होती। एग्जैक्टली। और जो डेटा हमारे सोर्सेज में है वो तो हाई ग्रोथ और ग्लैमर स्टॉक्स के नैरेटिव की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देता है। डेटा झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। अगर एक हाई ग्रोथ ग्लैमर पोर्टफोलियो को एक कॉन्ट्रेरियन वैल्यू पोर्टफोलियो से कंपेयर किया जाए जिसमें लो ग्रोथ इग्नोर की गई और सस्ती कंपनियां हैं, तो रिजल्ट सच में शॉकिंग है। बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इन बोरिंग और खराब दिखने वाले स्टॉक्स ने हाई ग्रोथ स्टॉक्स को 77% से लेकर 104% तक के मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। ये कोई छोटा मोटा अल्फा नहीं है, ये तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग के पूरे मॉडल पर ही सवाल खड़ा कर देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स ग्रोथ को लेकर हमेशा ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो मान लेते हैं कि आज की जो ग्रोथ है वो कल भी जारी रहेगी, और उस एक्सपेक्टेशन में वो शेयर के लिए बहुत भारी प्रीमियम चुकाते हैं। और जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती है तो क्या होता है? जब वो ग्रोथ थोड़ी सी भी कम होती है तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस के कारण शेयर धड़ाम से गिरता है। इसके विपरीत डीप वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपेक्टेशंस इतनी कम होती हैं, इतनी ज्यादा निराशा प्राइस में पहले से बिल्ड इन होती है कि अगर वो कंपनियां सिर्फ बुरी से थोड़ी कम बुरी भी हो जाएं तो शेयर प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब इसी डिसअपॉइंटमेंट और अंडरवैल्यूएशन से मुझे 1970 के दशक के वॉल स्ट्रीट का एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्सा याद आ रहा है। कार आइकॉन वाला। हाँ, 1974 के क्रैश के बाद मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा था, और उसी वक्त 1975 में न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे में 25 नंबर बिल्डिंग के एक छोटे से ऑफिस में कार्ल आइकॉन और अल्फ्रेड किंग्सले एक ऐसा गेम प्लान बना रहे थे जिसने कॉर्पोरेट अमेरिका को हिला के रख दिया। उन्होंने शुरुआत क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड्स के आर्बिट्राज से की थी, राइट? एग्जैक्टली। ये फंड्स अपनी नेट एसेट वैल्यू यानी NAV से बहुत बड़े डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे थे। और वो सिचुएशन अपने आप में बहुत अजीब थी। सोचिए, एक फंड के पास $100 के स्टॉक्स हैं, लेकिन मार्केट में उस फंड का शेयर $50 में मिल रहा है। मतलब आधा दाम। हाँ, आइकॉन और किंग्सले ने यही देखा। उन्होंने इन फंड्स के शेयर सस्ते में जमा किए और फिर 1976 में उन्होंने अपना मशहूर आइकॉन मैनिफेस्टो पब्लिश किया। और वो कोई नॉर्मल रिसर्च रिपोर्ट नहीं थी, वो तो एक तरह का डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। उन्होंने सीधा मैनेजमेंट पे अटैक किया कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स का पैसा फंसा कर बैठा है, फंड को लिक्विडेट करो और हमें हमारी असली वैल्यू दो। बिल्कुल। और ये जो लड़ाई आइकॉन ने शुरू की, इसकी जड़ें 1932 की एक बहुत ही फंडामेंटल इकोनॉमिक थियरी में जाती हैं। कौन सी थियरी? अडोल्फ बर्ले और गार्डनर मीन्स ने प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को डिफाइन किया था। आज की मॉडर्न कॉर्पोरेशंस में ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स जो कि प्रिंसिपल हैं, वो अलग होते हैं, और कंपनी को चलाने वाले मैनेजर्स यानी एजेंट अलग होते हैं। और दोनों के इंटरेस्ट हमेशा अलाइन नहीं होते। सही कहा। थ्योरी के हिसाब से मैनेजर्स को शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी चाहिए, लेकिन असलियत में मैनेजर्स अक्सर अपनी जॉब सिक्योरिटी, अपने पर्क्स और अपने एम्पायर को बड़ा करने पे फोकस करते हैं, भले ही उससे शेयर होल्डर्स का नुकसान हो रहा हो। तो आइकॉन जैसे एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स इसी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का बहुत ही अग्रेसिव सोल्यूशन लेकर आए। वो सीधा उस गैप पर वॉर करते थे। हाँ, वो उन कंपनियों को टारगेट करते थे जिनके पास बहुत सारा कैश या रियल एस्टेट होता था, लेकिन मैनेजमेंट की नाकामी की वजह से शेयर प्राइस बहुत कम होता था। और एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स कोई पैसिव लोग नहीं होते जो बस शेयर खरीदकर मैनेजमेंट के सुधरने का इंतजार करें। वो मैनेजमेंट का जीना मुहाल कर देते हैं। उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। सबसे कॉमन है प्रॉक्सी फाइट्स। ये प्रॉक्सी फाइट कैसे काम करती है? वो बाकी शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये मैनेजमेंट इनकम्पिटेंट है, अपनी वोटिंग पावर हमें दो ताकि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदल सकें। या फिर वो टेंडर ऑफर्स ले आते हैं, सीधे पब्लिक को ऑफर लेते हैं कि हम इस पूरी कंपनी को ही खरीदना चाहते हैं। और कई बार तो सिचुएशन इतनी हॉस्टाइल हो जाती है कि मैनेजमेंट अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स से उनके शेयर एक भारी प्रीमियम पर वापस खरीद लेता है, जिसे मार्केट की भाषा में ग्रीन मेल कहा जाता है। मतलब कंपनी का पैसा ही इस्तेमाल करके एक्टिविस्ट को चुप करा देना। हाँ, तरीका चाहे जो भी हो, प्रॉक्सी फाइट या टेंडर ऑफर या ग्रीन मेल, इन सब एक्शंस की वजह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी के अंदर फंसी होती है वो बाहर आ जाती है,
अनलॉक हो जाती है। और यही डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। सिर्फ सस्ता शेयर खरीदना काफी नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन खोजना जरूरी है जहां कोई ना कोई एक्टिविस्ट आकर उस वैल्यू को रियलाइज करवा ही देगा। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम इस सस्तेपन और क्वालिटी को नापने के फॉर्मूलों को कंपेयर करते हैं। आप मैजिक फॉर्मूला और एक्वायरर्स मल्टीपल की बात कर रही हैं। बिल्कुल, हमारे सोर्सेज में जोएल ग्रीनब्लैट के मैजिक फॉर्मूला और टोबायस कालिसले के एक्वायरर्स मल्टीपल के बीच का जो टग ऑफ वॉर है, वो किसी भी फाइनेंस में रुचि रखने वाले इंसान का दिमाग हिलाने के लिए काफी है। चलिए इस डेटा को अनपैक करते हैं। जोएल ग्रीनब्लैट का मैजिक फॉर्मूला दो चीजों का एक ब्लेंड है। वो दो चीजें क्या है? पहला, कंपनी कितनी अच्छी है, जिससे वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल या ROIC से नापते हैं। दूसरा, कंपनी कितनी सस्ती है, जिसे वो अर्निंग्स यील्ड यानी EBIT by EV से नापते हैं। तो वो क्वालिटी और वैल्यू दोनों देख रहे थे। हाँ, उनका लॉजिक बहुत सीधा था कि अच्छे बिजनेस सस्ते में मिलने चाहिए, और इस फॉर्मूले ने काम भी किया। 1974 से 2011 के बीच के डेटा के अनुसार इस मैजिक फॉर्मूले ने 13.94% का शानदार एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया, जिसने ब्रॉड मार्केट को आसानी से बीट किया। हाँ बिल्कुल। 13.94% रिटर्न बहुत बेहतरीन है, लेकिन फिर कालिसले आते हैं और कहते हैं कि इस फॉर्मूला में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। कालिसले ने अपने एक्वायरर्स मल्टीपल में से इस क्वालिटी वाले फैक्टर को यानी ROIC को पूरी तरह से डंप कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं जानना कि कंपनी अच्छी है या नहीं। हाँ, मुझे बस सबसे सस्ती कंपनी चाहिए। उनका पूरा फोकस सिर्फ अर्निंग यील्ड पर था, और जब बैक टेस्टिंग की गई तो रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। जब सिर्फ सस्तेपन को देखा गया और क्वालिटी को इग्नोर किया गया, तो उसी टाइम फ्रेम में रिटर्न बढ़कर 15.95% हो गया। यानी एक्वायर्स मल्टीपल ने ना सिर्फ मार्केट को बीट किया, बल्कि ग्रीनब्लैट के मैजिक फॉर्मूले को भी हरा दिया। ये फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवलेशन था कि एक खराब लेकिन बहुत सस्ती कंपनी एक अच्छी और फेयरली प्राइस्ड कंपनी से ज्यादा रिटर्न देती है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एंटरप्राइज वैल्यू या EV का कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ PE रेशियो का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। एंटरप्राइज वैल्यू को एक कॉर्पोरेट एक्वायरर या खरीदार के चश्मे से देखना चाहिए। जब कोई कंपनी किसी पूरी कंपनी को खरीदती है तो वो सिर्फ शेयर्स नहीं खरीद रही होती। इसका फॉर्मूला है मार्केट कैप प्लस डेट माइनस और माइनस कैश। एग्जैक्टली। अगर कोई बिजनेस खरीद रहा है तो उसे मार्केट कैप की कीमत तो देनी ही है, साथ ही उस कंपनी पर जो बैंक का कर्जा है वो भी चुकाना पड़ेगा, इसलिए डेट को जोड़ा जाता है। और कैश को घटाते हैं, क्योंकि वो कैश तो वापस मिल ही जाएगा। सही। अगर कंपनी की बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो वो आपको मिल जाएगा, जिससे नेट कॉस्ट कम हो जाएगी। समझ गई। यानी एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी की असली टेकओवर प्राइस है, और एक्वायरर्स मल्टीपल बस ये देखता है कि इस टेकओवर प्राइस के मुकाबले कंपनी कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बिल्कुल सिंपल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर सिर्फ सबसे सस्ते और खराब दिखने वाले स्टॉक्स खरीदकर मार्केट को आउट परफॉर्म किया जा सकता है, तो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ये क्यों नहीं करते? यहीं पे फाइनेंस से ज्यादा साइकोलॉजी का रोल आ जाता है। बिहेवियरल फाइनेंस हमें बहुत क्लियरली बताता है कि इंसान लॉजिकल मशीनें नहीं है, डिसीजंस बायसेस से भरे होते हैं। जैसे कि फैमिलियरिटी बायस। हाँ, सबसे बड़ा वही है। लोग हमेशा उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं जिनका नाम रोज न्यूज में आता है, जिनका प्रोडक्ट वो यूज करते हैं। 1990 के दशक के .com बबल को ही ले लीजिए। हर कोई इंटरनेट कंपनियों के पीछे भाग रहा था, भले ही उनका रेवेन्यू जीरो था, क्योंकि वो कूल और फ्यूचरिस्टिक लग रही थी। और दूसरा है कंफर्मेशन बायस। जब कोई इन्वेस्टर किसी हाई फ्लाइंग ग्रोथ स्टॉक के प्यार में पड़ जाता है, तो वो सिर्फ वही रिसर्च रिपोर्ट पढ़ता है जो उसके ओपिनियन को वैलिडेट करती है। अगर कंपनी का कोई नेगेटिव डेटा आता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। और फिर हर्डिंग यानी झुंड की मानसिकता तो है ही। जब सब लोग एक ही स्टॉक खरीद रहे होते हैं तो लगता है कि शायद इन्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली। और इन्हीं बायसेस का रिवर्स इफेक्ट डीप वैल्यू स्टॉक्स पर पड़ता है। एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर पिछले 3 साल से गिर रहा है, जिसके बारे में रोज नेगेटिव न्यूज आ रही है, उसे खरीदने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल टफनेस चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजिकली एक लूजर स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना इन्वेस्टर्स को दर्द देता है। उन्हें अपने क्लाइंट्स या दोस्तों को जस्टिफाई करने में शर्म आती है, इसलिए वो इन स्टॉक्स को इग्नोर कर देते हैं, जिससे ये स्टॉक्स और ज्यादा सस्ते